नमस्कार सर। नमस्कार। आ, तीन रोग मार्ग हैं, कोष्ठ, शाखा, मर्मास्थि संधि। हम जानते हैं। सबसे पहले तो जब हम फर्स्ट ईयर में थे फिजियोलॉजी में, तो हमें ये बताया गया कि भाई तीन प्रकार के न्याय हैं, और तीन प्रकार के न्याय जो है उसके बाद फिर अरुण दत्त जी ने एक न्याय प्रस्तुत किया, एक काल धातु पोषण पक्ष। अब प्रॉब्लम यही है कि आयुर्वेद को समझना इतना कठिन था कि जिन्होंने टीका की अपने समझ के हिसाब से या जो भी कुछ किया, तो अब हम क्या करते थे कि शीर्ण दधि न्याय का खंडन कर देते थे, फिर केदारी कुल्या का खंडन कर देते थे, फिर खले कपोत का कर देते थे, और क्लिनिकल इंटरफेरेंस कभी समझ में नहीं आया कि भाई क्या है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि कोष्ठ जो है उसमें तीन चीजें हैं, प्राण, अन्न और उदक। और यह अलग अलग धातुओं में जिस पर खले कपोत से क्या तात्पर्य है कि जिस प्रकार से जो पक्षी है वो अन्न चुग कर या धान चुग कर जब चलता है तो वो जहां जहां गिरता चले जाए, तो वो रसाग्नि में यानी कि रस धातु में या रक्त धातु में या मांस में या मेद में कहीं भी चले जाए, या अस्थि में मज्जा में कहीं भी चले जाए, तो वो उसका अंश जहां जहां गिरे उसको हम क्या कहते हैं, खले कपोत में आए। ठीक है जी, ये बात आपकी समझ में आ गई? जी सर। ठीक। अब नंबर 2, कि जो शाखा है यानी कि धातुएं, कोष्ठ माने प्राण अनुदक, शाखा माने धातुएं। रसाग्नि में या रस धातु में रक्त धातु के लिए हम ये कहते हैं कि भाई प्रत्येक धातु के दो अंश होते हैं, एक होती है पोषक और एक होता है पोष। तो रस में रक्त का को पोषण करने के लिए अंश रहता है, रक्त से मांस में पोषण करने के लिए अंश रहता है। इसी प्रकार से उत्तरोत्तर धातुओं में प्रत्येक धातुओं के लिए एक अंश है जो कि उत्तरोत्तर धातु को पुष्ट करता है। यह केदारी कुल्या न्याय है। ठीक है, कोष्ठ से शाखा में जो जा रहा है दैट इज कॉल्ड खले कपोत। धातु से धातु में जा रहा है, उत्तर उत्तर धातु में जा रहा है, दैट इज कॉल्ड केदारी कुल्या। और जो धातु के अंश से, स्थूल धातु से जो उसकी उपधातु बन रही है, जैसे कि स्तन्य एवं सिरा, तो वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि आपने दूध को जमाया तो दही जम गई, यानी कि रस धातु का ही अंश जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, स्तन्य एवं सिरा में। यानी कि धातु का अंश जो है दैट इज कन्वर्ट इनटू द उपधातु या मर्मास्थि संधि, जैसा कि स्नायु संधि आया, स्तन्य आर्तव आया। अब ये तीनों न्याय खले कपोत, केदारी कुल्या और क्षीरदधि न्याय, यह साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं शरीर में। क्लिनिकली आपको देखना है कि वेदर द प्रॉब्लम इन द खले कपोत न्याय, वेदर द प्रॉब्लम इन द केदारी कुल्या न्याय, or whether the problem in the Kshirdadi Nyaya. If the problem patient facing that the pran is not converting in the dhatu, pran anna udak is not converting in the dhatu, it means the problem in the Khale Kaput.
if the patient facing the problem रस is not converting into the रक्त धात्वाग्नि लेवल पर, it means the problem in the केदारी कुल्या न्याय. If the patient having the problem varicose vein or disturbed lactation or disturbed menses, it means that the problem in the Kshiradadi Nyaya. So these are the clinical interpretation. You have to see कि in which न्याय there is a problem and you have to correct that. तो ये बात आपकी समझ में आ गई? एक बात. हाँ जी सर. यस सर. सर एक बार रिपीट कर देंगे सर फिर से. ठीक है, देखिए यस सर. क्या होता है कि हमको 3 मार्ग समझाए गए कि भाई एक बताया गया कि आपके पास कोष्ठ है, दूसरा बताया गया कि आपके पास शाखा है, और तीसरा है मर्म अस्थि संधि एवं उपधातु. 3 रोग मार्ग बताए गए. पहला जो मार्ग था दैट इज कोष्ठ, उसमें क्या होता है, कोष्ठ माने कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल, वहां पर 3 चीजें बाहर से आप इनकॉर्पोरेट करते हो, प्राण, अन्न और उदक. प्राण जो है वो अन्न और उदक को लेकर कोष्ठ में आता है. अब प्राण, अन्न, उदक से क्या होगा कि रस बनेगा कि रक्त का अंश ज्यादा बनेगा, कि वो डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ अन्न एंड उदक यू आर टेकिंग. तो उसी के अनुसार धातु का निर्माण, आहार रस बन जाएगा. ये बात ठीक है कि पहली धातु रस बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन रस से रक्त, मांस, ये तो जो है वो तो केदारी कुल्या न्याय में जा रहे हैं. परंतु आपने अंश कौन सा ज्यादा लिया है, जैसे कि यदि आप मान लीजिए कि आप चुकंदर ज्यादा ले रहे हैं या कुछ ज्यादा ले रहे हैं, इट मीन्स कि खले कपोत न्याय के अनुसार आपके अन्न में जो धातु वर्धक आहार है, जैसे आप अश्वगंधा या दूध वगैरह ले रहे हैं, तो उससे मांस धातु बढ़ेगी, ये तय बात है. तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो खले कपोत न्याय है. कोष्ठ से शाखा. अब धातु से हम कहते हैं कि भाई जब आपकी पहली धातु बनी तो रस धातु के 2 भाग होंगे. एक स्थूल धातु होगा, यानी कि एक पोषक धातु होगी जो स्वयं का पोषण करेगी. नंबर 2 पोष्य धातु होगी जो कि उत्तरोत्तर धातु का निर्माण करेगी. ठीक है ना. तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र, यानी कि केदारी कुल्या न्याय. यानी कि केदार जैसे जैसे पानी जाता जाएगा वैसे वैसे जैसे मेड़ होती है ना, उस प्रकार से. अब जो पोषक धातु है उसी के अंश से जिस प्रकार से दूध को जमाने पर दही परिवर्तित हो जाती है पूर्णता, उस प्रकार से रस धातु से स्तन सिरा, रक्त से आर्तव और कंडरा, मांस से वसा और सुचा, मेद से स्नायु और अस्थि, इस प्रकार से निर्माण होता है. यह क्षीरदधी न्याय है. मेरे पास 3 रोग मार्ग हैं. तो कोष्ठ से शाखा में जब दोष गया है, यानी कि जो प्राण, अन्न, उदक हैं, वो धातु में जो कन्वर्शन आ रहा है, यदि कोई प्राण कोष्ठ से शाखा में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि खले कपोत न्याय. धातु से उत्तरोत्तर धातु के निर्माण होने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स की केदारी कुल्या न्याय. और रसाग्नि यानी कि प्रत्येक धातु से उपधातु के बनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स क्षीरदधी न्याय. यू हैव टू अडॉप्ट. बात समझ में आ गई प्रशांत? जी सर, ठीक है सर, क्लियर है सर, थैंक यू. अब हम आगे चलते हैं कि यानी कि एक बात मैं अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा लूंगा कि तीनों न्याय एक साथ चलते हैं. तीनों न्याय का फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंसिडरेशन बहुत आवश्यक है. नंबर 2, अब एक थीसिस थी एस.सी. ध्यानी सर की, वो मेरे ख्याल से 1965 में लिखी गई, उसको मैं पढ़ रहा था आज. तो उससे एक नया चीज, और सी द्वारकानाथ सर की
का एक पेपर पढ़ रहा था मैं, तो उस आधार पर मैं आपको कुछ समझाने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप विमान स्थान देखेंगे तो विमान स्थान में देखने पर मुझे ये पता चलता है कि वहां पर क्या है, 10 रोगानिक बताए हुए हैं। क्या बताए हुए हैं? 10 रोगन। 10 रोगानिक। वहां पर क्या है कि भाई प्रभाव भेद से, बल भेद से, अधिष्ठान भेद से, समुत्थान भेद से, साध्यता सदय के अनुसार ऐसे 5 रोगानिक बताए गए। 5 × 2 कर दिए उन्होंने, यानी कि 10। अधिष्ठान भेद से रोग के 2 प्रकार बताए। कौन कौन से? अमाशय और पक्वाशय। पक्वाशय। अधिष्ठान भेद से क्या बताए? रोग के 2 प्रकार बताए, अमाशय और पक्वाशय। और आपने ये देखा होगा कि मैंने ना यहाँ पर एक रेड लाइन लगाई हुई है, देख रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी सर। ये जो पार्ट है, जो कार्डियक एंड है, इसको हमने क्या कहा है? ऊर्ध्व अमाशय। क्या कहा है? ऊर्ध्व अमाशय। अमाशय। यहां तक के इसी पार्ट को, जहां पर कि कार्डियक ग्लैंड जो है वो म्यूसिन का सीक्रेशन करती है, जिसके फलस्वरूप बोलस बनता है। ठीक है। इसके बाद जो फंडस, दैट इज द पार्ट ऑफ फंडस। फिर बॉडी वाला पार्ट है और पाइलोरिक वाला पार्ट है और ड्यूडिनम जेजुनम इलियम वाला पार्ट है। ठीक है। इसको हम कहते हैं अधोअमाशय। क्या कहते हैं? अधोअमाशय। अधोअमाशय। ऊर्ध्व अमाशय में कफज रोग उत्पन्न होंगे। ठीक है ना। अब आपको ये बहुत बड़ा सूत्र में समझा रहा हूं, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लेना है। रोग का समुत्थान, कोई भी रोग उत्पन्न होगा, चाहे वो सामान्य 48 प्रकार का हो या नानात्मज 80 प्रकार का हो या 40 या 20 प्रकार का हो, अगर कफज रोग है तो उसका उत्थान कहां से होगा? इस पार्ट से। बस आपको कुछ नहीं सोचना। कहां से उत्पन्न हुआ ये? यहां से, ऊर्ध्व अमाशय से। और कफज रोग अधो अमाशय से पित्तज रोग, ये क्लियर है। यानी कि जो 48 सामान्य रोग है उसमें पित्त का जहां जहां आया है, और 40 प्रकार के जो पित्त नानात्मज विकार हैं वो किससे उत्पन्न होंगे? एक तो स्टमक के बॉडी से, पाइलोरिक पार्ट से, ड्यूडिनम जेजुनम और इलियम से। ठीक है जी, पैत्तिक विकार। फिर उसके पश्चात ऊर्ध्व अमाशय और अधो अमाशय को टोटल को हमने क्या कह दिया कि ये अमाशय है, जिसमें कि कफ पित्तज रोग उत्पन्न होते हैं। ये क्लियर है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी सर। उसके पश्चात ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसको हमने क्या कहा? पक्वाशय। इस पक्वाशय में सामान्य 48 रोग में जितने भी वातज हैं, जैसे वातज ज्वर है, वातज ग्लूम है, वातज ग्रैनी है, वातज अतिसार है, उन सब की संप्राप्ति कहां से उत्पन्न होगी? पक्वाशय से। ठीक है। 80 प्रकार के जो नानात्मज विकार हैं वो भी कहां से उत्पन्न होंगे? पक्वाशय से। इतना सरल है आयुर्वेद, समझ रहे हो आप? जी सर। और वातज रोग, इट मीन्स कि जो मेरी समझ में आती है बात वो ये है कि आपके पास 2 एस्पेक्ट है, एक अमाशय, एक पक्वाशय। अमाशय को 2 भागों में बांट दिया गया, ऊर्ध्व और अधो। ऊर्ध्व भाग जो है वो केवल फंडस है, और अधो भाग जो है वो बॉडी से लेकर और जहां पर इलियम खत्म होता है, यानी इलियोसिकल जंक्शन तक का जो पार्ट है, दैट इज अधो अमाशय। ऊर्ध्व अमाशय से कफज रोग, अधो अमाशय से पित्तज रोग, यानी कि अमाशय से कफ और पित्तज रोग, और जब अन्न पक कर पक्वाशय में आता है तो वहां से वातज रोगों की उत्पत्ति होती है। यह बात जो है वो शास्त्रता और सैद्धांतिकता सत्य है। क्लियर है ये बात आपको? जी सर। हाँ जी सर।
Yes, sir. ठीक है, यानी कि अब दो कंसेप्ट तो मेरे क्लियर हो गए। जब मैं क्लिनिकल डेस्क पर बैठता हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे सूत्र स्थान में एक तो मुझे याद रहना चाहिए कि भाई गुल्म 5 प्रकार का, अगर पैत्तिक गुल्म है तो आई हैव टू सी दिस origin. If the Vatic gulm is there, I have to see this or this origin, and if the Kaphas gulm is there, I have to see this origin. क्या आप ये को बात ये समझ में आ रही है? जी सर। Yes, जी sir. सर। अब वो अगर किसी पेशेंट को वातिक अतिसार है तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, भाई यहाँ पर जाओ। पैत्तिक अतिसार है तो मैं यहाँ देखूंगा या यहाँ देखूंगा, और कफज अतिसार है तो मैं यहाँ देखूंगा। अब ये भी हो सकता है कि वात कफज वो कॉम्बिनेशन भी होगा, ठीक है ना, वात कफ भी हो सकता है, वात पित्त भी हो सकता है, लेकिन एक्सटेंशन जो है वो उत्पन्न जो रूट कॉज होगा वो आपको मैं बता रहा हूं कि वो यही होगा। ठीक है, हाँ जी सर। ये कोष्ठगत स्थिति आपने देख ली, यानी कि रोग को चाहे वो यहां हो यहां हो यहां हो कहीं भी हो, लेकिन वो आएगा कहां से, यहां से। ये क्लियर है आपको? हाँ जी सर। हाँ जी Yes, सर। sir. ठीक है ना, तो यानी कि मुझे दो चीजें हो गई क्लिनिकल एस्पेक्ट में कि भाई मैं करना क्या चाहता हूं, वेदर आई हैव टू करेक्ट द केदारी कुल्या न्याय, शीर्दधी न्याय और खले कपोत न्याय। नंबर 2 कि मुझे ये पता होना चाहिए, अब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम कहते हैं, जब हम ट्रीट करते हैं श्वास, है ना, तो जब हम श्वास को ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं कि श्वास कौन सी व्याधि है, अमाशयोत्थ व्याधि है। क्या व्याधि है, लिखा होता है, अगर आप संप्राप्ति घटक देखोगे ना तो क्या लिखा होता है, श्वास कैसी व्याधि है, अमाशयोत्थ। अमाशयोत्थ व्याधि है। श्वास किसका स्थान है, श्वास किसका स्थान है, Sure. अरे भाई श्वास जो है वह लंग्स में ना प्राणवायु स्रोत में हुई व्याधि, यस सर। परंतु ये तो क्या हुआ, ये क्या है, ये व्यक्ति स्थान, ये क्या है, समुत्थान, ये क्या है, समुत्थान। तो समुत्थान में क्लेदक कफ उत्पन्न हुआ, ये अगर ये क्लेदक कफ सही नहीं था तो इसने जाकर क्या किया, ऊपर जाकर अवलंबक कफ को बिगाड़ दिया। ठीक है ना, हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ जी sir. देखिए हाँ जी सर। उसमें क्या है, एक सिंपल सी बात आपने समझनी है कि क्या होगा कि यहाँ क्लेदक कफ उत्पन्न हुआ, यस सर। यहाँ पर पाचक पित्त उत्पन्न हुआ, और यहाँ पर अपान वायु उत्पन्न हुई। यस सर। अब आपने हमेशा ये याद रखना है कि इस क्लेदक कफ से अन्य 4 कफ को पोषण मिलेगा। अगर यहां से गड़बड़ है तो अन्य 4 कफ, अगर आपके घुटने का ग्रीस में गड़बड़ आ रही है, इट मींस कि आपको क्लेदक कफ को भी ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जो फैक्ट्री है जहां से आ रहा है माल वही खराब आ रहा है। ठीक है ना, जी सर। बात समझ रहे हो बंधुओं की, नहीं समझ हाँ रहे? जी सर। हाँ जी ठीक है जी। सर, समझ में आ गया। हाँ जी सर। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपने कहा कि भाई मेरे जॉइंट्स में पेन है और यहाँ, अब वो जॉइंट्स में पेन हो रहा है तो इट मींस कि जो संधि है उसमें जो श्लेषक कफ है, तो इट मींस कि क्लेदक कफ से अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो श्लेषक कफ को आप क्या कुछ भी करते रहो, कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से जो पाचक पित्त है, तो अब जो पाचक पित्त है, जैसे आपकी आंखों में जलन हो रही है, यानी कि आपका पाचक पित्त जो बढ़ा हुआ है उससे आलोचक पित्त को जो एनर्जी मिल रही है वो ज्यादा मिल रही है, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग बर्निंग सेंसेशन इन योर आईज। ठीक है जी। कि नहीं हाँ भाई? जी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे हार्ट में जलन हो रही है, इट मींस कि साधक पित्त में कोई भी दिक्कत हो, यू हैव टू ट्रीट फर्स्ट पाचक पित्त। आपको एक कनेक्शन तो बैठाना पड़ेगा ना, किसका, समुत्थान से लेकर अधिष्ठान तक का, समुत्थान से लेकर अधिष्ठान व्यक्ति स्थान, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। समझ रहे हो आप बात? तो आपको क्लियर है कि भाई यहाँ पर क्लेदक कफ उत्पन्न होता है, यहाँ पाचक पित्त उत्पन्न होता है, यहाँ अपान वायु उत्पन्न होती है। ये 3 मूलभूत दोष हैं
और इनसे ये अन्य 4 को करते हैं, इस प्रकार से 15 दोष बनते हैं। ठीक है जी 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 ना? सर। यस सर। ये आपको फंडा क्लियर हो गया? हम्म तो हाँ जी यानी सर। कि जब आप लिखोगे ना, जब आप लिखोगे तो आपको मालूम होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप कैटेगराइज कर सकते हो कि नहीं। अब मैंने आपको याद कराए थे सामान्य दोष, तो वो आप भूल गए होंगे, क्योंकि उसकी आपको आदत नहीं है ना। उसको कंठस्थ नहीं, उसको हृदयस्थ कर लीजिए। ठीक है ना? जब आप हृदयस्थ कर लेंगे तब चीजें एकदम टिप ऑफ टंग। तो मैं समझ चुका हूं कि ये 2 स्लाइडें मैंने आपको समझा दी। अब मैं तीसरी स्लाइड पर जा रहा हूं। कैन हाँ आई? जी सर। हाँ जी, हाँ जी जी सर। सर। जी सर। So I will proceed to the third slide. अब जब मैं श्री द्वारकानाथ जी को पढ़ रहा था तो श्री द्वारकानाथ जी कहते हैं कि पाचन की जो क्रिया है वो कहाँ होती है? एलिमेंट्री कैनाल में होती है। और सेविल कहता है कि जो एलिमेंट्री कैनाल में जो पाचन की क्रिया होती है उसको हम कहते हैं एलिमेंटेशन। क्या कहते हैं? एलिमेंटेशन एलिमेंटेशन। इस एलिमेंटेशन के 3 पार्ट हैं, इंजेशन, डाइजेशन एंड ईजेशन। यानी कि भोजन को निगलना, पचाना और बाहर निकालना। These 3 process comes under the process of alimentation. ठीक है जी? ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है। हाँ जी सर। इंजेशन माने अन्नम आदान कर्मा तु प्राणा कोष्ठम प्रकर्षति। इंजेशन का काम कौन करेगा? प्राण। डाइजेशन का काम कौन करेगा? समान वायु। और अपान डाइजेशन का काम कौन करेगा? अपान वायु। It means कि alimentation which is the composition of egestion, digestion, egestion, अन्नम आदान कर्मा तु प्राणा कोष्ठम प्रकर्षति समानेन अवधूतो अग्नि उदर्यतु और वृष्णो वस्त्रुबेढम च नाभ्यो रुवक्षणो गुदम शुक्रमूत्र शकंति स अपान वायु का कार्य। तो इंजेशन, डाइजेशन एंड ईजेशन, दीज आर द इंटरकनेक्शन। ईजेशन, डाइजेशन। अब ये क्या है? जो एलिमेंटेशन की क्रिया है उसमें ईजेशन डाइजेशन से जुड़ा हुआ है और डाइजेशन ईजेशन से जुड़ा हुआ है। ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। जी सर। में प्राण, समान और अपान, यहाँ पर जो व्याधियां होंगी तो आपको प्राण, समान और अपान के इंटर रिलेशनशिप को समझना होगा। जहां पर हम कहते हैं प्राण आवृत समान, समान आवृत अपान, अपान आवृत समान, समान आवृत प्राण, इन सब की जो भी पोजीशंस हो सकती हैं उनको घुमा फिराकर मैं आपको अभी समझाऊंगा। पर आपको ये समझ लेना है कि एलिमेंटेशन की क्रिया में प्राण, समान और अपान का रोल है। दैट इज दी वातादि व्यापार। जी सर। ठीक है सर। तो पहली स्लाइड हमको समझ में आ गई, जहां पर हमने ये कहा कि भाई आपको एक बात तो क्लियर कर लेनी है कि भाई केदारी कुल्या और खले कपोत और शीर्दनी, इन तीनों न्याय को हमारी बॉडी में एक साथ चलते हैं। और क्लिनिकली मुझे देखना है कि यदि आर्तव नहीं बन रहा है, इट मींस कि रस इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू दही, इज नॉट, दूध इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दही, इट मींस कि रस इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द आर्तव। I have to correct क्षीरदधी। जी हाँ, सामने होने का ये बड़ा एक्चुअली में पता ही नहीं चल रहा कोई आदमी क्या कर रहा है। हो सकता है कोई मुझे गाली दे रहा हो। क्या चल रहा है? नहीं सर। भाई नहीं बताता ये आदमी। सर सुन रहे हैं ध्यान से। अच्छा हाँ जी सर, सुन रहे हैं। ठीक है जी। तो अब मैं ये मान के चलूं कि भाई आपको ये 3 स्लाइड्स क्लियर हो गई। ठीक है ना? जी सर। यस सर। अब ये चौथी आई। ये सारे मेरी आज की खोज है, सारी की सारी। यस सर, थैंक यू जी। अब इसमें Thank you, क्या sir. हुआ कि चलो हम क्या पहुंच जाते हैं कि सीधा भाई पेट में। हमने अभी तक ये तो बात की नहीं कि जब आप भोजन लेते हो
तो सबसे पहले आपको क्या होता है, आप जिह्वा पर आपको जैसे ही पड़ता है तो आपको स्वाद आता है। क्या आता है? स्वाद। स्वाद। तो आप कहते हैं यार वाह क्या स्वाद है, यानी कि आपको रस आया। क्या आया? रस। रस आया। तो सबसे पहले कि जो भी चीज अन्न या उदक जो अंदर जाएगी उसका सबसे पहले जो जो जो, जो पकड़ेगी वो क्या पकड़ेगी? जिह्वा पकड़ेगी, है ना। आप मीठा खाओ, आप खट्टा खाओ, आप सुपारी खाओ, आप पान खाओ, आप बर्फी खाओ, उन सब का स्वाद किस पर आएगा? जिह्वा पर। जिह्वा पर आएगा। इट मीन्स कि पहली बात तो मैं ये याद रखूंगा कि जिह्वा इज मेड फ्रॉम कफ प्लस शोणित प्लस मांससार। कफ प्लस शोणित प्लस मांससार, कफ प्लस शोणित प्लस मांससार। ठीक है ना, याद रखोगे इस बात को। हाँ जी। एनाटॉमिकली जब रचनात्मक परिवर्तन की बात आएगी तो कफ प्लस, अब देखो मैं रक्त नहीं कह रहा, मैं क्या कह रहा हूं? शोणित। वर्ड यूज कर रहा हूं और इसलिए यूज किया गया है कि जब रक्त बह रहा हो, जब रक्त बह रहा हो तब उसकी संज्ञा रक्त। शोणित का मतलब जब वो किसी चीज के निर्माण में उपयोगी आया हो तब उस रक्त की संज्ञा क्या होगी? शोणित। शोणित। तो कफ शोणितम प्लस मांससार जिह्वा प्रसादम, जिह्वा जो है वो जिह्वा को उत्पन्न करता है। ये एनाटॉमिकली हो गई। फिजियोलॉजिकली देखते हैं तो जब ये टिप है, इस टिप पर स्वीट, इसके जो साइड में है ये अम्ल रस, मधुर रस कहाँ आएगा? टिप पर। फिर उससे टिप से थोड़ा सा आगे चलेंगे, दीज आर दी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेपिली, जहां पर हमको रस का प्रभाव समझ में आता है कि भाई जीभ के बगल वाले पार्ट जो हैं वो अम्ल को महसूस करते हैं, फिर उसके बाद के भाग जो हैं वो पित्त को प्रदर्शित करते हैं, उसके बाद वाले लवण को प्रदर्शित करते हैं, फिर ये वाला भाग जो है वो पंजेंट है, फिर ये तिक्त है और ये कषाय। और अब जिह्वा को जब हम देखते हैं, एक कुलभूषण जी ने क्वेश्चन किया कि सर आप जिह्वा हम साफ वो देखते हैं, जिह्वा को देखकर हमें क्या मालूम पड़ता है? तो उस टाइम से मेरे दिमाग में ठनका कि जिह्वा की चर्चा तो हमने जब डाइजेशन की बात की तो जो सबसे पहले बात आएगी वो तो हमने चर्चा की नहीं। अब हमें एक बात और ध्यान में रखनी है, वो क्या ध्यान में रखनी है बताओ? जिह्वा की आम की कंडीशन। हाँ नहीं, ये देखिए ऑर्गन्स। आपको याद रखना है कि जो मधुर है ये वाला पार्ट है, इसका एसोसिएटेड ऑर्गन है थायराइड एंड अपर लंग। क्या है? थायराइड। अपर लंग। थायराइड एंड अपर लंग। ये जो दोनों पार्ट हैं, ये जो अम्ल पार्ट हैं, उन दोनों का संबंध होता है किससे? लंग्स से। किससे संबंध होता है? लंग्स। और ये जो आपको दिख रहा है ना साल्टी दोनों तरफ, ये दोनों तरफ की किडनी है, ठीक है ना, जो कि लवण से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? एसोसिएटेड लवण किससे प्रभावित है? किडनी से। और जो ये पंजेंट पार्ट है, दिस इज रिलेटेड टू द स्टमक एंड हार्ट। किससे रिलेटेड है? और जो ये तिक्त पार्ट है, यह जो है वो पैनक्रियाज, लिवर और स्प्लीन से। किससे? पैनक्रियाज, लिवर और और जो एस्ट्रिंजेंट पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू द पक्वाशय। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि भाई एनाटॉमिकली देख लिया, फिजियोलॉजिकली जिस रस को देख रहे हैं, एक तो जिह्वा को देखकर आपने अंदर, जिह्वा टंग इज द एक्सरे ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो जिह्वा की स्थिति देखकर आपको यह पता चलेगा कि भाई लंग्स की स्थिति क्या है, स्टमक की स्थिति क्या है, किडनी की स्थिति क्या है, या पक्वाशय की स्थिति क्या है। वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा? मान लीजिए आपने रोगी को जीभ दिखाने को कहा और उसके अंत में यहां पर बहुत जो है वो चिक्कटमल जमा हुआ है, ठीक है ना,
आपने जीभ निकालने को कहा और रोगी के यहाँ या कहीं पर भी जहां पर आपको, कई बार आप ये देखोगे कि जिनको फीवर हुआ होता है उनके यहाँ पर, मलेरिया या टाइफाइड बिगड़ा हुआ होता है, उनके यहाँ पर आपको ब्लू या ब्लैक लाइन दिखाई देगी यहाँ पर, हाँ जी सर। है ना। और जी, जी। जिनको कोलोन की प्रॉब्लम होती है, जिनको पेट की खराबी होती है, अगर आप देखोगे ना तो ये वाला पार्ट पे ना बहुत गंद जमा होता है, सफेद सा चिकट सा, जो ये दिखा रहा है कि कोलोन में आम की स्थिति या जो बहुत मल जो है वो वहां पर जमा पड़ा है, जो कि विबंध की स्थिति को भी दिखाता है या अतिसार की स्थिति को दिखाता है। समझ रहे हैं आप बात? जी। जी सर। तो इस जिह्वा से आपको अंदर के दर्शन हो रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। आपको, अगर आपने वो देखा हो, क्या देखा हो, जब श्री कृष्ण जी वो आता था एक सीरियल, उसमें जब श्री कृष्ण जी छोटे थे ना, तो मैया ने कहा कि तू अपने मुंह खोल के दिखा। तो जैसे मुंह खोला उन्होंने तो सारा ब्रह्मांड उसके अंदर था। तो माता घबरा गई, बोले ये क्या है? पर आपने नहीं घबराना, है ना। जब खोल के देखो मुंह और ब्रह्मांड दिखाई दे तो घबराना नहीं, कहना हाँ हाँ ये तो होता है, ये नहीं। हाँ जी। यस सर। आप तो कहोगे जी हमें तो कुछ नहीं दिखाई देता जी, हमें तो वो जीभ छड़ छड़ करके दिखाई देती है, वो भी कहते हैं अंदर कर। अच्छा, लोग है ना, जीभ मैं कहूँ ना दिखाओ तो ऐसे करेंगे, अब मेरा चेहरा भी नहीं देख सकते आप, पर वो बड़े जीभ दिखाने में भी उनको बड़े नखरे हैं, और जीभ दिखाने में नखरे हैं। दूसरा, और कहेंगे पूरी निकालो तो थोड़ी सी आगे करेगा, अरे उसको कहो भाई पूरी निकाल, तो बोले नहीं मैं तो आज मंजन करके नहीं आई, या मैंने धोया नहीं, फलाना नहीं। मतलब इतने नखरे होते हैं रोगी के कि कुछ पूछो नहीं। सर उसको नहीं बोलना है कि जीभ दिखाओ, उसको बोलना आ बोलो तो वो आ अपने आप बोलो, मान हाँ आ बोले से जल्दी निकाल लेती है। अच्छा, थैंक यू रोली, जब मैं आ उससे ये कहूंगा बोल आ, तो बोल ई। नहीं ये अच्छी बात है, हर एक आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है। अब आगे से अपने को क्या बोलना है? हाँ बोल। ठीक है जी, तो ये क्लियर है आपको? चार स्लाइड क्लियर हो गई? हाँ जी। हाँ सर। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ाया गया द्रव्य गुण, पढ़ा आपने, सबने पढ़ा? जी। हाँ जी सर। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था। हाँ जी। एक तो आदमी पता है क्या सोचता है कि इसको मत बोलो क्योंकि पढ़ा कहीं पूछ ना ले। इसलिए अब तो ऐसा महसूस होता है कि पढ़ा या नहीं पढ़ा, आपसे पढ़ के तो ऐसा लगता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं था पहले तो कुछ भी। तो जब हमको द्रव्य गुण पढ़ाया गया तो हम हमेशा बात करते हैं रस, गुण, वीर्य और विपाक और प्रभाव की। हाँ जी। तो रस का क्षेत्र जो है वो क्या है? जिह्वा। हमने कह दिया भाई कि सारा जो आपको आता है, व्हेन रस इज डिसइंटीग्रेटेड, तब किसका काम आता है? गुण और वीर्य, यानी कि अमाशय और इंटेस्टाइन, स्टमक एंड इंटेस्टाइन, अमाशय और ग्रहणी, ये किसके अंतर्गत आते हैं? गुण और ठीक है ना। तो जब जिह्वा, तो वो किस पर बात कर रहा है? तो इसका मतलब कर रहा है कि यू हैव टू स्टडी फॉर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। जब स्टमक में और इंटेस्टाइन में बात आ जाए, इट मींस कि गुण एंड वीर्य। और जब पक्वाशय में आ जाए तो क्या? विपाक। बात समझ में आ रही है आपको? सर रिपीट कर दीजिए सर, समझ में नहीं। रिपीट कर दीजिए। हाँ जी सर, इसको रिपीट कर दो। देखिए, हमको ये कहा ना कि भाई आप रस, गुण, वीर, विपाक और प्रभाव का वर्णन पढ़ो। द्रव्य गुण में यही करते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी। रस जो है वो कहाँ, आपको रस कहाँ आया? आपको रस क्या कोलोन में आता है?
नहीं, रस जीवा कहाँ आता है? जीवा पे जीवा पे जीवा पे। जीवा। है ना? उसके बाद तो खत्म, या कंठ तक आता है ना, कंठ हाँ तक आता जी। है, कंठ में हाँ भी जी लगता है सर। ना, तो यानी कि इस रस आ गया। रस आने के बाद जब आपने भोजन किया तो यहाँ पर आकर वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, ठीक है ना? तो जब वो डिसइंटीग्रेटेड हो गया तो इट कन्वर्ट्स इनटू द गुण, इट कन्वर्टेड इनटू द गुण। 20 गुण। प्रकार के जो पंच महाभूत हैं उसमें किसी भी प्रकार का वो, अब यहाँ पर जो कार्य करेगा अमाशय में, वो क्या कार्य करेगा? गुण और वीर्य। और जब पक्वाशय में आएगा तो हमने कहा कि भोजन तो पक गया, तो पक गया तो क्या यहाँ पर क्या काम करेगा? विपाक। क्या काम करेगा? विपाक। यानी कि रस जिह्वा पर, अमाशय और स्टमक और इंटेस्टाइन पर गुण और वीर्य, और लार्ज इंटेस्टाइन पर विपाक। विपाक। ये बात मतलब क्लियर है आपको? मतलब हमने ड्रग इस तरह से चूज इस कर तरह से चूज करनी है फिर हमने। यस। आप पहले इसको एक बार सुन लीजिए ना, ठीक है, ठीक यहाँ है तक सर। आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। फिर वही ड्रग पर आ गए। ड्रग ऐसे, ड्रग तो बिना इसके भी लोग चूज किए बैठे हैं सारी दुनिया। ठीक है सर। आप किसी से पूछो कि उसको ये रसगुण वीर्य को, कहता है पागल हो गया क्या तू, ये क्या बकवास कर रहा है? सीधा दे श्वास का चिंतामणि संग्राबर बसम, श्वास को ठार रस बसम रद वा चिंतामणि, और देख कैसे पेशेंट ठीक होता है। लोग कोरोना ठीक कर रहे हैं बिना ये सब कुछ समझे हुए। रस इट मींस कि रस वर्क्स ऑन जठराग्नि, ठीक है ना? रस वर्क्स ऑन जठराग्नि। जठराग्नि। गुण एंड वीर वर्क्स ऑन धात्वाग्नि। देखिए देखिए, ये और ये इनका क्या है? कार्य क्षेत्र। और दिखेगा कहाँ इसका असर? धात्वाग्नि पर। और विपाक का असर कहाँ दिखाई देगा? महाभूताग्नि। धात्वाग्नि, महाभूताग्नि। ये बात क्लियर है आपको? जी सर। हाँ जी सर। सही, क्लियर है सर। है ना? फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज रस इज जठराग्नि, उत्पत्ति, स्थिति एंड लय। हम 3 पे चिकित्सा करते हैं भाई। आदमी जब जो नहीं पचा उसको रेक्टम के थ्रू ही तो निकालेगा। लय, महाभूताग्नि, और विपाक हो गया, जो किट था वो विपाक के थ्रू निकल जाएगा। रस जठराग्नि उत्पत्ति, यानी कि जो रस का एक्सपीरियंस एरिया है, जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, वो क्या है? टंग। वर्क्स ऑन जठराग्नि, उत्पत्ति की स्थिति। जो वीर्य है उसका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस कहाँ है? स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। और फील्ड ऑफ एक्शन कहाँ है? धात्वाग्नि। फील्ड ऑफ एक्शन कहाँ है? धात्वाग्नि। ये स्थिति किसकी? स्थिति की। और विपाक का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो कहाँ है? कोलोन। महाभूताग्नि। और फील्ड ऑफ एक्शन कहाँ है? महाभूताग्नि। बात समझ में आई आपके? हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ जी सर। उत्पत्ति स्थिति लय का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी सर। हाँ हाँ जी सर। ठीक है। मुझे एक्चुअली में ना, मुझे थोड़ा सा वो रहता है कि भाई मैं बता रहा हूँ, कल को तुम मुझे ये कह दो क्या बकवास थी, सीधा ये नहीं बताया कि यहाँ पर ये देना था। नहीं सर, नहीं सर। हम में से शायद कोई ऐसा नहीं बोलेगा। अच्छा। हाँ जी सर। तो अब हमारी कितनी स्लाइड हो गई? 5 होगी सर। 5 होगी। 5 माने 5। पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। पंच जो है वो मंगलार्थक शब्द है, ऐसे यूज नहीं करते। पंचामृत बनाते हैं। 5 जो है वो हर चीज में 5 का उपयोग जो है वो कैसा है? मंगलार्थक है। 6। अब क्या आ रहे हैं हम? षड्धात्मक पुरुष पर आ रहे हैं। अब आज फिर देखो मैं 5 ही कर पाया, अभी भी मैं उस पर नहीं आ पाया। ये हो गया, ये हो गया,
इस पर अपनी बात हो गई थी ना, हाँ जी सर। इस पर हमारी बात हो गई थी, लेकिन अभी मुझे जी। कोई और बात करनी थी इसके ऊपर, परंतु आज इतना ही रखते हैं पंचमहाभूत तक, है ना। उसके जी बाद सर। फिर हम एक बार इसको थोड़ा सा मुझे आपको और क्लियर करना होगा कुछ और चीजें। पर यहाँ तक आपको ये 5 स्लाइड्स क्लियर हैं? बिल्कुल। हाँ जी यस सर। सर। हाँ जी सर, बहुत अच्छे से समझाया सर आपने। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। एक्सक्यूज मी सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जो जो अभी लेटेस्ट स्लाइड थी उसकी क्लिनिकल इंटरफेरेंस हम बाद में अभी आएगी ना कि हम इसमें पूछ सकते हैं? कौन सी? जो अभी लेटेस्ट थी सर सर रस गुण वीर्य विपाक वाली पूछ रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ, वो तो अब वाली। ये अब मान लो जो रस वाला है उसको आधार पर हम जैसे अब अवस्था पाक पढ़ेंगे, फिर विपाक पढ़ेंगे, जी सर। एक एक धातु पढ़नी है वो तो अभी। जी सर अभी ठीक है। ये तो केवल वो है झांकी। ट्रेलर है। जी सर, ट्रेलर थैंक यू था। सर। टेलर, इट्स अ टेलर। बहुत अच्छे। आपकी समझ में नहीं आई क्या वो बात? पीछे तक तो क्लियर हो गया था सर। अच्छा, चलो जी, अभी धीरे धीरे और आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि मैं सेल में प्रभाव को सेल से समझाना मैं थोड़ा सा डर गया, कहीं आप थोड़ा सा वो ना हिचकिचा जाओ, क्योंकि मुझे प्रभाव भी समझाना था और आप में से किसी ने नहीं बोला कि रस गुण वीर विपाक और प्रभाव भी तो है सर। हाँ, तो हमने सोचा आप कहेंगे आगे आएगा ना। आएंगे। Yes, sir. आगे सर आएगा। हम लोग डर लगने लग रहा है ना हाँ, डर लग कि आप डांट दोगे हमें। सर एक डर लगता है कि आप पूछ ना लो कुछ। सर प्रभाव तो बिल्कुल कभी समझ ही नहीं आया मुझे, तो हमेशा ऐसा लगा कि जो लोगों को समझ में नहीं आया उन्होंने उसको प्रभाव बोल दिया। अच्छा, नहीं मैं ऐसा ही करता हूँ क्या? नहीं आप नहीं सर, वैसे मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। वैसे नहीं बोल रही, आपके लिए नहीं बोल रही थी। वैसे मैं बोल रही थी कि सर बहुत सारी चीजें होती है ना जो बिल्कुल जो रूल्स पे नहीं फॉलो करते, जो रूल्स फॉलो नहीं करती, जो रूल्स को तोड़ के काम करती है, तो उन सबको हम प्रभाव बोल देते हैं। नहीं, वो डॉक्टर साहब मैंने उसका वो निकाल लिया, वो मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है कि एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे चित्रक है, जैसे कई लोग समझाते हैं ना कि भाई ये भी उष्ण है और ये भी उष्ण है, ये रेचक है और ये विबंध कारक है, ऐसा कहते हैं, ये ग्राही है और ये रेचक है, चित्रक, और उसका उदाहरण देते हैं। उसका रीजन ये है कि इसमें जो है ना केमिस्ट्री काम करती है। जो आइसोमराइजेशन की क्रिया होती है, यानी आइसोमर्स होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि एसिड एल्डिहाइड, इसका सूत्र होता है CH3CHO, ठीक है? ठीक है, अब ये एसिड एल्डिहाइड जो है इसका काम क्या है? आप तो बोल गए केमिस्ट्री। अब अगर मैं इसको ये कहूं कि भाई CH3O CH3, कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है और ऑक्सीजन बराबर है, लेकिन जो CH3O CH3 है दैट इज डाई मिथाइल अल्कोहल नहीं क्या हुआ है ये? मीथेन होगी। चाहिए तो मीथेन कौन सी थी इसमें? सर रिपीट करिए एक बार। CH3CHO। सर ये तो एसिटाल्डिहाइड है, CH3CHO। हाँ, और एल्डिहाइड, हाँ। CH3CHO और मैं कहूं CH3OCH3, सही ऑक्सी ग्रुप है ना, डाइऑल्डिहाइड, ये ऑक्सी ग्रुप है। सर वो मिथाइल डाइ, अरे बोलो भाई। डाइऑल्डिहाइड। अगर आप, सर मिथाइल मेथॉक्सी ऐसी कुछ करके आएगा ना ये। मैं आपको एक सिंपल बॉडी का उदाहरण देता हूँ, आप केमिस्ट्री में मत जाओ। हमारे शरीर में
एक तो बनता है अमोनियम साइनेट, जिसको हम कहते हैं NH2CONH2। ठीक है, ठीक है सर। हाँ मतलब आपको नहीं याद है लेकिन फिर भी कहो ठीक है, क्या कहो। हाँ जी ठीक है। अब नंबर 2 यूरिया बनता है हमारी बॉडी में, बनता है, हाँ जी सर। इसको हम कहते हैं NH4CNO। NH4 NH4CNO है यूरिया, तो हम ये नहीं कह सकते कि अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट जो है वो विकृति की स्थिति है जब हमारी किडनी बिगड़ रही होती है तब, और यूरिया जो है वो NH4CNO है, जबकि दोनों का संगठन आप देख लो तो एक जैसा ही है ना, कि नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप प्रभाव किसको कहते हैं कि जो आइसोमर की स्थिति है, यानी कि जो कार्बन चाहे भले ही बराबर हो, हाइड्रोजन चाहे भले ही बराबर हो, ऑक्सीजन चाहे भले ही बराबर हो, लेकिन उसकी स्थिति, उसकी जुड़ने की पोजीशन कहां पर है, इससे प्रभाव उत्पन्न होता है। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रभाव। चित्रक का यदि हम केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, वो भले ही कार्बन हाइड्रोजन उसको आप बराबर, यानी कटु विपाक उष्णवीर देख लो, लेकिन सभी कटु विपाक उष्णवीर जो हैं वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेचक हो जाएं, कुछ ग्राही होंगे। तो वो इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी जो केमिकल कंपोजिशन, जुड़ने की जो जगह है, आइसोमर्स जो हैं वो अलग अलग है। तो जो फिजियोकेमिकल कंसेप्ट ऑफ आइसोमराइजेशन है वो प्रभाव को उत्पन्न करता है। यानी कि मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है ना सर, मॉलिक्यूल्स की, मतलब कितना मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। हाँ, उसका तो मतलब किस तरीके से बना है मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करेगा। उसका मतलब ये नहीं है, देखिए सिंपल सी बात है कि अगर उसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 ग्राम आटा, 5 ग्राम नमक, इन सब से लेकर पराठे की स्थिति बन सकती है, ठीक है ना। उससे हमारे जैसा आदमी उसको कुछ और भी बना सकता है, उसका यूरिया बना दे, उससे उसको खाकर किडनी खराब हो जाए, क्योंकि हमने जैसा बनाया उसको। तो वो जो उसकी बनाने की स्थिति है, जो उसके जुड़ने की स्थिति है, वो प्रभाव को उत्पन्न करती है। मान लो सिंपल सी बात है कि हम सबको बराबर मात्रा में एक डिश बनाने को दे दी जाए, तो वो क्या डिश सबकी बराबर बनेगी एक जैसी? आप मुझे ये बताओ। नो, हाँ उनके केमिकल कंपाउंड डिफरेंट हो गए ना। हाँ, अब किसी ने क्या किया, उसको जोड़कर किसी ने ज्यादा पका दिया, किसी ने कम पका दिया, किसी ने उसको तवे पे रखा, किसी ने उसको गैस पे रखा, किसी ने उसको चूल्हे पे रखा। तो जो आइसोमराइजेशन की स्थिति है, कहाँ पर आपने उसको जोड़ा और कहाँ पर किया, उस आइसोमर की स्थिति की वजह से वो प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। उसके लिए केमिकल कंपोजिशन देखकर आपको ये तो मालूम पड़ता है कि यार ये कटु विपाक उष्णवीर है, इसको ऐसा होना चाहिए था। अब कुछ चीजें जो हैं वो क्या होती हैं, विपाक पर जाकर बदल जाती हैं। जैसे पिपली को यदि आप खाओगे तो खाने में तीखी लगेगी, लेकिन ये आपको कभी भी एसिडिटी कॉज नहीं कर सकती, क्योंकि ये क्या है, मधुर विपाक। ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं, है ना। पर मेरी स्पीड धीमी है। हाँ जी, नहीं सही है सर। नहीं सर, बिल्कुल सही है सर, समझ भी आना चाहिए हमें। आपको समझ थोड़ा जल्दी आना समझ बोलो, कब तक फिर, अगर मान लो 5.5 साल में आपने BMS किया है तो 5.5 ही साल लगाने हैं क्या आपने? सर हम तो अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे सर। ये भी बहुत है। हाँ, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मतलब कहते हैं जल्दी सीखना है ना। अब अपने पास टाइम कम है, इसलिए फटाफट सीख कर वैद्य बन के फटाफट क्षेत्र में आना है। आप लोगों ने अच्छा कर रहे हैं, आप थोड़ा सा, हम मुझे भी सीखना है, आपने भी सीखना है। सीखना तो जिंदगी भर है। चलिए ठीक है जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसीलिए बस एक बात हमेशा ध्यान में रखो, कुछ जीवन के सिद्धांत हैं कि जो एक तो किसी से होड़ नहीं, आपकी होड़ किससे है? खुद से, अपने आप से। सुबह जो अंकिता थी या सुबह जो जगजीत सिंह था, रात को सोते समय वो जगजीत सिंह थोड़ा सा और अच्छा हो जाना चाहिए। इतना ही बस आपको याद रखना है। जो सूद सुबह उठा था
वो रात को सोते वक्त कुछ सीख कर सो रहा है, इतना ही आपसे भगवान चाहता है। ये कोई रेस नहीं है कि हमें किसी से जीतनी है। मैं स्वयं बेहतर हो जाऊं, बस इतना, ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए आत्मा के लिए। क्योंकि एक दिन तो देखिए, जब मालूम है कि अंत में गति अंत तो गतो गत्वा कैसा है, पंच महाभूत का पिंड जो है, पंच महाभूत में ही पिंड होना है। जाएगा। प्राण जो है वो अपान बनकर निकल जानी है। इसलिए इस बात का कोई वो ज्यादा वो मत करना है आप कि वो कुछ हो जाए। लेकिन अब जितनी सांसें हैं वो सांसें कैसी होनी चाहिए, वो स्ट्रक्चरल होनी चाहिए, है ना। बस इतना है और कुछ नहीं। और शॉर्टकट कभी नहीं, कभी भी शॉर्टकट नहीं। क्योंकि जहां पर आप पहुंचोगे मेहनत कर कर, उसको कोई ओवरकम नहीं कर सकता। सिल्वर स्पून वाली चीज नहीं होनी चाहिए कि भाई रातों रात आप छा गए और बोले हाँ जी जो है वो रोली जी जो तो है वो बरेली की सबसे बड़ी और फिर इस देश की सबसे बड़ी वैद्य है। होंगी, लेकिन उसके लिए एक समय लगता है ना। मैं बचपन में जब एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाया करता था, डॉक्टर राधेश्याम पारिक, तो उनके यहाँ लिखा हुआ था, क्योंकि उनके यहाँ बहुत भीड़ होती थी, तो वो कहा करते थे कि हम आपकी शीघ्रता का आदर करते हैं, परंतु शीघ्रता को भी समय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। तो हरी में मत रही, किसी प्रकार की जल्दी नहीं। क्योंकि कुछ चीजें देखिए, चित्र तो हर कोई बनाता है, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, वो कौन सा चित्रकार था जिसकी बनाई लाइन खींच देते। हाँ जी, पिकासो। वो जो पिकासो जो टेढ़ी लाइन खींचने के लिए जो 10 करोड़ रुपए लगते थे ना, ऐसी लाइन खींचनी अपन ने। ये याद रखना है बस। ठीक है ना। हाँ जी। ओके जी, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू सर। Thank you.